अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन और सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे, अपना अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख़याल रख रहे होंगे। अच्छा जी, आज मैं आई हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। तो जहाँ हमने स्टॉप किया था, ये वीडियो मैं कुछ बहुत ज़्यादा दिनों के बाद लगा रही हूँ, बिकॉज़ बीच में मैं अपने एग्ज़ाम्स की वजह से कुछ बिज़ी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला, मैंने झट से किताबें उठाई, रीड आउट किया और आपके लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। चलें जी, हम आते हैं अपने टॉपिक के पास। हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अब हमने बायो की प्रॉपर मीनिंग के साथ बायो की ब्रांचेस सब रीड कर ली हैं, सब हमें समझ आ गई हैं, हमें पता चल गया है कौन सी ब्रांच का क्या फंक्शन है, कौन सी ब्रांच में किस चीज़ की स्टडी की जाती है। तो अब हम आते हैं बायोलॉजी के रिलेशंस के ऊपर, कि बायोलॉजी के दूसरी साइंसेस या दूसरी जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं और किस बुनियाद पर हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल नोट्स की तरह बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आपको ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूँगी, या अब तक जो भी मेरे नोट्स बने हुए उन सब की मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो हमारा इंट्रो, सबसे पहले हम इंट्रो डालेंगे। ठीक है, तो इंट्रो अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने कहीं अपनी तरफ से नहीं लिखी हैं, ना ही मैंने किसी नोट्स को, ये मैं आपकी बुक से ही सारा काम किया है। मैंने आपकी बुक से और कुछ अपनी वर्डिंग से, लेकिन बुक, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ामिनर को बुक चेक करनी है, तो इसलिए मैंने बुक से ही अपने नोट्स बनाती हूँ। जब मैं खुद 9th क्लास में थी तब भी मैं बुक्स को प्रेफर करती थी, और अभी भी मैं बुक की हेल्प ले रही हूँ। ठीक है, और कोई मटेरियल नहीं है जिससे मैंने ये नोट्स बनाए। सही है, चलिए जी, इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, इंट्रो में हम बताते चलूँ कि बायोलॉजी का रिलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसका इंट्रो क्या होगा। बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस ये होती है ना, तीनों तरफ जो है एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल एक चीज़ होती है जो, जैसे, तो इसी तरह मल्टी डायमेंशनल है बायोलॉजी का। हर तरफ हर जगह कोई ना कोई किसी सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है ही है। ठीक है, एंड लिंक विद अदर साइंसेस। तो बायोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है और दूसरे सब साइंसेस के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करती है। तो सम ऑफ दीज आर मेंशन बिलो। कुछ इसकी जो रिलेशंस हैं हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास बायोफिज़िक्स। ठीक है, अब बायोफिज़िक्स जो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। आपको पता है ये बायोफिज़िक्स फिज़िक्स की ब्रांच है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स आर अप्लाई टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाती हूँ। हमने कह दिया कि ये ब्रांच है, फिज़िक्स की ब्रांच है बायोफिज़िक्स, जिसमें हम लॉज और टेक्निक्स, जो फिज़िक्स के लॉज हैं ना, और टेक्निक्स जो हैं, जो फिज़िक्स की बुक्स में होती हैं, या फिज़िक्स के लॉज होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, तो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं और उनको हम लिंक करते हैं प्रोसेसेस ऑफ लाइफ से। कैसे? अच्छा, मैं बताती हूँ। हम फिज़िक्स में हमने जो है लॉज ऑफ मोशंस पढ़े थे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। आप वो हमारी बॉडी पर ही अप्लाई हो रहे थे, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे थे, या किसी भी ऑब्जेक्ट में हम भी आ सकते हैं, ह्यूमंस भी आ सकते हैं, हर चीज़ आ सकती है। तो एक तरह से वो हम पर भी अप्लाई हो रहा है। फिर इसके बाद एक और लॉ था न्यूटन का, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। ठीक है, उसमें भी ग्रेविटी का हमने बात करते हैं। ग्रेविटी जो होती है नीचे की तरफ, डाउन टूवर्ड्स अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही होती है, तभी हम जो है नीचे की तरफ हमारा वेट होता है। यही बात पढ़ी थी हमने। तो ये भी फिज़िक्स की बात थी, और ये भी बायो से रिलेट कर रही है, क्योंकि वो हमारी बात हो रही है, क्योंकि ज़मीन पे हम चलते हैं ना, या एनिमल्स चलते हैं, तो एक तरह से ह्यूमंस और मतलब ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, तो ये भी बायो से रिलेट हो गया। अच्छा जी, फिर है द रेडियो फिजिक्स ब्रांच, where radioactive isotopes are used to trace the translocation of different materials within the organisms। तो रेडियो फिजिक्स ब्रांच, जहाँ पे क्या होता है कि रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पर रेडियो आइसोटॉप से हम पता लगाते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी जगहों का, या रेडियो कोई पेशेंट के अंदर कोई बीमारी हो गई या कुछ भी हो गया, तो हम
इस ब्रांच को यूज़ करके पता लगाते हैं, ठीक है। एक्सरे हो गई, एक्सरे करते हैं, पता चलता है कि फ्रैक्चर है, वो इसमें आती है, ठीक है। और यूज़ ऑफ साउंड वेव्स एज अल्ट्रासाउंड एंड लेज़र टेक्नोलॉजी शो रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ बायोलॉजी, ठीक है। तो आप साउंड वेव्स को हम यूज़ करते हैं एज अल्ट्रासाउंड, ठीक है, या फिर लेज़र टेक्नोलॉजी को अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें पेट में क्या मसाइल हैं, या जहाँ पेल्विस का, एब्डोमेन का, जहाँ का अल्ट्रासाउंड हम कर रहे होते हैं वहाँ के हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। ये भी इंस्ट्रूमेंट फिज़िक्स का है, लेकिन एक तरह से बायो में हेल्प दे रहा है, तो ये भी बायो के साथ इसका रिलेशन हो गया। फिर लेज़र, अगर टेक्नोलॉजी की बात आती है तो लेज़र से आपको पता है बहुत सारे मसले आजकल हल हो रहे हैं। लेज़र टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे ऑपरेशंस आजकल हो रहे हैं, जिस तरह स्टोन्स, किडनी स्टोन्स या लिवर स्टोन्स जो हैं वो जो है उसको, उसका ख़ात्मा हो रहा है लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये सब बायो फिज़िक्स की चीज़ें बायो से रिलेट कर रही हैं, तो तभी बायो फिज़िक्स का जो है वो बायोलॉजी का लिंक है फिज़िक्स के साथ, ठीक है। तो बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ इस तरह से लिंक था, हमने इसको पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है बायो, अच्छा ये मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। बायो मेट्री लिख लिया था, लेकिन ये बायोकेमिकल्स है, ठीक है, बायोकेमिकल है, सही है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल एंड रिक्वायर्स ऑथेंटिक नॉलेज about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and functions of different molecules in the body of an organism। अच्छा, आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है? वो एक सेल से बनी है, ठीक है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब जो ये सेल है, ये सेल, अगर मैं सेल की बात करूं तो ये खुद सेल किससे बना हुआ है? इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, और ऑर्गेनील्स जिसको हम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं, बीच में जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनील्स कहलाती हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनील्स कहलाती हैं, और ऑर्गेनील्स जो हैं ये किन चीज़ों से बनी हुई हैं? जैसे गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स, ये सारी चीज़ें इनसे बनी हुई हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ें तो इनसे बनी हुई हैं, अब ये जो चीज़ें हैं इनको हम क्या कह रहे हैं? बायोमॉलिक्यूल, जिसका अभी हमने जिक्र किया यहाँ पर। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये सारी चीज़ें ये बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है, या मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स ये होते हैं जिनसे फर्दर ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब जो ये चीज़ें फिर ये और छोटे यूनिट से बनी हुई हैं, अमाइनो एसिड्स की लंबी चेनें होती हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? ये आपके टॉपिक से थोड़ा हट कर है, लेकिन अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो इंशाल्लाह आगे आपको जब ये वर्ड्स आएंगे ना, आई थिंक डाइजेशन वाले चैप्टर में आएंगे, तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा इनको तब पढ़ते वक्त कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और इस तरह की चीज़ों से बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं जी? न्यूक्लिक एसिड बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं न्यूक्लियोसाइड्स से, और लिपिड्स जो हैं वो किससे बनते हैं? फैटी एसिड्स, ठीक है। अब इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो तो मैं अब नहीं बना रही, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी लंबी चीज़ें हैं, बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये बहरहाल केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, कंपाउंड बन जाता है। फिर कंपाउंड के बाद बनता है नहीं, एटम से एलिमेंट, और एलिमेंट से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड से फिर जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो कि ये वाले हैं, ये बन जाते हैं, ठीक है। ये अभी आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो उसमें मैं डिटेल से बता दूंगी। मैक्रो मॉलिक्यूल से फिर ऑर्गेनील्स बनते हैं,
ऑर्गेनील्स क्या होती हैं, ये वाली चीज़ गोल्जी ऑपरेटर्स वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस वगैरह। फिर ऑर्गेनील से पूरा एक सेल बन जाता है, फिर सेल से टिश्यूज़ बन जाते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू फर्दर में टिश्यू की बात जब ये टॉपिक आएगा तब बता दूँगी। टिश्यूज़ फिर अच्छा जी, फिर ऑर्गन सिस्टम हमारे पास, और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने आपको शॉर्टली बता दिया है, जिसको मैं डिटेल से अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी। तो मैं बताना ये चाह रही थी कि ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ एटम से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, एटम से स्टार्ट होती हैं, फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो एटम आपको पता है केमिस्ट्री की फील्ड का वर्ड है, तो ये बायो का केमिकल्स है ना, एटम्स, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, ये एलिमेंट्स हैं, ये केमिकल्स हैं। तो इनका गहरा रिलेशन है बायोलॉजी की फील्ड से केमिस्ट्री का। तो इस तरह बायोलॉजी केमिस्ट्री से भी लिंक करती है, इसीलिए मैंने आपको इतनी बड़ी इसकी जो है एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, अब हमारे ब्लड में आयरन होता है, ये भी आयरन केमिस्ट्री का एलिमेंट है। मैग्नीशियम हम और कैल्शियम और फ्लोरीन हमारे बोन्स को चाहिए होता है, तो ये भी केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। तो ये सारे मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि बायो का केमिस्ट्री से बहुत गहरा लिंक है। ठीक है, बायो केमिस्ट्री। चलें जी, नेक्स्ट अब हम बायो जियोग्राफी पे आते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी आपको पता है, बिल्कुल आसान सी ही डेफिनेशन है। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उन सब की जियोग्राफी, जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वहाँ सारे एरियाज़ की भी जियोग्राफी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी जियोग्राफी को हम बायो जियोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, बायोमेट्री और बायो मैथमेटिक्स, इसमें जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स जो ब्रांच है साइंस की, वो कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होती है। तो कैलकुलेशन बेस्ड जो ब्रांच होती है, आपको पता है कि बायो में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तभी हम फिर बायोमेट्री का या बायो केमिस्ट्री का हम यूज़ करते हैं इस फील्ड का। The branch of mathematics which collect data of living organisms plays very important role in research। अब मैथमेटिक्स की ब्रांच जो कलेक्ट करती है डेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है रिसर्च में। कैसे? आपको पता है कि जैसे मर्दमशुमारी वगैरह का लफ्ज़ आपने सुना होगा, जो कि हर 20 साल 25 साल बाद होती है। तब क्या होता है, घर घर जाके सारे कंट्री में घर घर जाके और पूछी जाती है कि कितने लोग रहते हैं घरों में। तो वो पॉपुलेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, ये पॉपुलेशन में कितना फ़र्क आया है। तो ये बायोमेट्रिक की फील्ड से रिलेट होता है। तो जी बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है, बायो इकोनॉमिक्स अब हमारी जो लास्ट है वो है बायो इकोनॉमिक्स। दिस डील विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, एग्जांपल मीट प्रोडक्शन etc आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। इसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं। इकोनॉमी आपको पता है ना, इकोनॉमी हाई जाती है, इकोनॉमी लो जाती है, तो प्रॉफिट, कॉस्ट, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी से बेस बिलोंग करती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्शन किस चीज़ की ज़्यादा हो रही है या कौन से ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो उसको इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जैसे कि जो फ़रोख्त होते हैं, जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मीट हो गया, चिकन हो गई, ये सारे वेजिटेबल्स हो गई, जो जितनी भी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी बायो इकोनॉमिक्स की फील्ड में आता है। मीट की प्रोडक्शन आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू, सब चीज़ें बायो इकोनॉमिक्स में आती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, बायोजियोग्राफी में क्या होता है, बायोमेट्री में कैलकुलेशन होती है, बायो इकोनॉमी में प्रॉफिट देखा जाता है, इकोनॉमी देखी जाती है, चीज़ों की प्रोडक्शन देखी जाती है। बायो केमिस्ट्री में जो कि एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिविंग बॉडी को बना रहे होते हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। फिज़िक्स में हम जो फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो बॉडी के लिए यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, लेज़र टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, एक और पॉइंट था, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। वो पॉइंट ये था कि कार्बन जो डेटिंग होती है वो हेल्प करती है फॉसिल्स को
जानने में। फॉसिल्स आपको पता है ना, हमें पैलेंटोलॉजी की ब्रांच में पढ़ते थे फॉसिल्स क्या होते थे। फॉसिल्स जो पुराने रेमनाट्स होते थे जिनको जिनको देखकर हम पता